गाइस तो लेकर आए तुम्हारे लिए फिर नया वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे अपने अगले अनसोल्ड पर। तो जैसा कि तुम्हें पता है 2021 के सेट चले थे, जिसमें मैं पहला सेट दूसरा सेट दोनों ख़त्म करा चुका हूँ। आज जो चलेगा अपना वो तीसरा सेट चलेगा, ठीक है। तो यानी कि जो अनसोल्ड पेपर है अपने पास, जो दुर्गा का है, यूपी बोर्ड का है 12th क्लास का, ठीक है। तो इसमें जैसे कि 2 सेट ऑलरेडी पहले से ख़त्म करा चुका हूँ। आज जो चलेगा वो तीसरा सेट चलेगा। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आ रही होंगी, और जैसे अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तुम्हें तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर जरूर बता दिया करो कि तुम्हें कैसी लग रही है, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, ठीक है। और यदि तुम्हें कोई सवाल को या कोई क्वेश्चन वगैरह को समझने में अगर दिक्कत हो रही है, या तुम्हें अलग से कोई मतलब पेपर चाहिए सॉल्व करवाना हो या कोई क्वेश्चन वगैरह हो, तो मुझे बता दो, कमेंट करके बता दिया करो, जैसे मैं तुम्हें वो करा दिया करूँगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करा करें, जिससे ये और लोगों तक भी पहुँच पाए। तुम्हारे दोस्त वगैरह फ्रेंड वगैरह जो भी हों, तुम समझ ही रहे हो यार, तो जो भी है तो उन सबके पास भेज दिया करो, ठीक है, जैसे कि उनका पेपर अच्छे से हो पाए। जैसे तुम्हें पता ही है कि 22 तारीख से पेपर है, 22 फरवरी से। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करें जरूर कर दें, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने अगली सेट पर। तो सेट है इसमें कौन सा है, थर्ड टॉपिक आज का है अनसोल्ड पेपर 2021 का ये, और सेट थर्ड, ठीक है। तो ये सेट थर्ड है इसका। चलो देखते हैं। तो पहला इसमें है निम्नलिखित में से किस, मतलब ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ पहले, है ना। निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल समूह के सभी अक्ष ए नॉट बराबर बी नॉट बराबर सी, ये हट चुका है तुम्हारे में से, क्योंकि ये ठोस अवस्था वाले चैप्टर का, तो ये तुम्हें करना नहीं है, इस पर क्रॉस लगा देना, ठीक है। देन सेकंड इसका 3 धात्विक धनायनों एक्स वाई जेड के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रम से दिए हुए हैं। देखो सवाल अधूरा है ये, अब इसमें पूछा नहीं, इसमें क्या बताना है, किसका क्रम बताना है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसमें पूछ रहा है वो किसका क्रियाशीलता क्रम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें सेकंड वाले में यानी खामे तुम्हें 3 वैल्यू दे रहा है, ये एक्स वाई जेड की, एक्स वाई और ये जेड। तो इसमें एक्स का जो मान दे रहा है वो दे रहा है +0.52, और वाई का जो दे रहा है वो दे रहा है -3.03, और इसका दे रहा है तुम्हें जेड का -1.18 वोल्ट। तो ये ध्यान रखना, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस मेटल का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उतनी अधिक क्रियाशील भी होगी। तो यहाँ देखो सबसे अधिक ऋणात्मक मान इसका है, तो सबसे पहले आएगा ये, उसके बाद आएगा ये कौन जेड, उसके बाद आएगा कौन एक्स। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये कौन सा है, वाई जेड एक्स, पहला वाला इसका करेक्ट है इसका, ठीक है। तो लगा देना इसका। आगे चलते हैं इसमें। आगे वाले में बोला इसने एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B गिब्सस के लिए वेग दर है। अब देखो उसने क्या बोला, शून्य कोटि। तो पहली बात तो ये कि कोटि का मतलब ये होता है कि अभिकारक की सांद्रता की पावर जो है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो पहले वाले में के में पावर 1 दे रहा है, दूसरे में 0 दे रहा है। अगर दोनों को अगर ऐड करोगे तो 1 तो आएगा ना, तो प्रथम कोटि की मानी जाएगी ये। देन सेकंड में देखो दोनों की 0 0 है, तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, सेकंड इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब इसका थर्ड देखते हैं फिर। थर्ड इसका मतलब कहाँ गया वो, हाँ थर्ड ही तो था, फोर्थ वाला देखना है, घ वाला। घ में बोल रहा है जल गैस से मैथिल अल्कोहल के, जल गैस यानी कि CO और H2, जल गैस से मैथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक। तो देखो इससे पहले वाले सेट में बता चुका हूँ मैथेनॉल बनाने की विधि। उस मैथिनॉल मैंने बोला था कि वहाँ ZNO + Cr2O3 होता है, लेकिन साथ साथ में वहाँ पे कॉपर ऑक्साइड भी होता है, इसलिए इसका सेकंड वाला करेक्ट है इसका। तो इसका सेकंड होगा वहाँ CuO और +ZNO और +Cr2O3, ये इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है इसमें अड़ा खाली वाले में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षारीय KMnO4 विलयन से ऑक्सीकरण द्वारा ब्यूटेनोन देगा। अब ब्यूटेनोन का मतलब क्या है, यानी कि कीटोन वाला पूछ रहा है ये तो कीटोन वाले में पहला बोल रहा है ब्यूटेन 1 ओल, तो ब्यूटेन 1 ओल CH3 CH2 CH2
CH2 और यहाँ पे कौन OH। तो यार हाँ, तो इसमें क्या था, कहाँ बग गया वो, ब्यूटेन 1 ओल, ओल लगाते हैं ना कि एल्कोहल के लिए, तो ये हो गया। अगर बाई द वे तुम इसका ऑक्सीकरण कराते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका बनेगा इसका CH3 CH2 CH2 COOH, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ से, सॉरी ये वाली H2 लेके भग जाएंगे, यहाँ पे O आ जाएगा तो ये बन जाएगा। ये बना क्या, कार्बोनिक एसिड यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड। वो पूछ रहा क्या, ब्यूटेनोन। इसका सेकंड कौन है, ब्यूटेन 2 ओल, तो यानी कि CH3 CH यहाँ पे OH CH2 और ये CH3। इसका कराओगे ऑक्सीकरण तो क्या बनेगा, यहाँ से ये यहाँ से निकल के भग जाएंगी दोनों की दोनों, और ये O यानी कि H2 बन जाएगा इसका। तो CH3 देन C डबल बॉन्ड O और ये CH2 और ये CH3, ये बन गया अपना। तो आँख का यानी कि सेकंड इसका ऑप्शन होना चाहिए, तो आँख का सेकंड इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ये बन गया कौन, ब्यूटेनोन। कीटोन आ रहा है ना, कीटोन समूह जो आ रहा है, ये कीटोन बन गया ना इसीलिए, तो इसका सेकंड वाला करेक्ट है इसका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, जब अपना बनी गया तो फिर चारों का चेक करना, फिर नहीं बनता तो फिर देखते। चलो आगे देखते हैं। आगे वाले में बोला है, प्रोटीन में दो प्रकार की द्वितीयक संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि अल्फा हेलिक्स तथा बीटा प्लेटेटेड सीट संरचनाएं, अल्फा हेलिक्स संरचनाएं जिनके द्वारा स्थायित्व प्राप्त होती हैं। देखो इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ प्रोटीन के प्रकार, मैंने उसमें बताया था, यानी इससे पहले वाला सेट जो है उसमें बता चुका हूँ प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन किस प्रकार हम बांटते बनाते हैं, ये सब कुछ बता दिया मैंने। तो उसमें मैंने बोला था कि जो अल्फा हेलिक्स है उसके अंदर क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, और सॉरी अल्फा हाइड्रोजन बोलो यार, हाँ हाइड्रोजन बंद जो होता है उसी कारण वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो वही इसमें पूछ रहा है, इस वाले में यही पूछ रहा है उसने कि स्थायित्व प्राप्त करती हैं क्यों बीटा हेलिक्स की तुलना में। तो अल्फा हेलिक्स में ना मैक्सिमम हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं इसीलिए, तो इसमें इसका होगा थर्ड वाला करेक्ट, हाइड्रोजन आवंद। तो चा का होगा इसका थर्ड, ठीक है, चा का थर्ड ही है इसमें, चा का थर्ड इज करेक्ट है, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन बंद के कारण है। पहले वाली साइड भी जरूर देख लेना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो रिपीट मार रहे हैं इसमें, है ना, तो वो देखना जरूरी है, जिससे कि तुम्हें समझ में आता रहे सब कुछ। अच्छा अब इसका देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 का बोला है सुने क्या कि क्रिस्टल जालक तथा इकाई को परिभाषित कीजिए। तो ये तुम्हारा हट चुका है, चैप्टर नंबर 1 में था, ठोस अवस्था वाले में से हट चुका है। तो इसका सेकंड वाला है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ये सवाल है इसका, देखते हैं। तो इसने दे रहा है हमें 5.85 ग्राम, ध्यान रहे पीछे अगर ग्राम आए ना तो समझ लें डब्लू की बात कर रहे हैं, और यदि यहाँ पे 2 ग्राम में आ रहे हो तो एक कैपिटल डब्लू होगा और एक स्मॉल डब्लू होगा, यानी कि छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो जिसका मान ज़्यादा दिखाई दे वो बड़ा डब्लू है, जिसका मान कम दिखाई दे वो छोटा डब्लू, सिंपल। बोला है इसने 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, कौन है ये, NaCl क्लोराइड है, क्लोराइड है 200 ml यानी कि ml यानी कि V 200 ml विलियन में घुलाए, विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ये हमें इसका निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ स्मॉल m बराबर लगाओगे 1000, और एक बात ये ध्यान रखना इस सवाल में गलती है, मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ इसमें मोललता नहीं मोलरता पूछेगा, तो उसने आयतन दिया हुआ है, तो ये कैपिटल M होगा मोलरता, और वही फॉर्मूला इसमें लगेगा भी, ये स्मॉल m है बड़ू भार वाला, और ये V ml, तो इसलिए यहाँ पे मैं कैपिटल M बनाऊंगा इसे। अब ये दे रहा है तुम्हें कितना 5.85 इंटू 1000, और डिवाइड NaCl का जो वेट है ना वो निकाल के देख लेते हैं, हालांकि मैं तो 58.5 होता है पर देख लो, इसका होता है 23 किलोन्यूटन का होता है 35.5 35.5, दोनों का ऐड करोगे तो 58.5 आ जाएगा इसका। तो यहाँ लिख लेते हैं 58.5 और इंटू 200, 200 ml उसने दिया हमें, 200 से कट गए 5 बार, इससे ये कट जाएगा 10 बार, क्योंकि पॉइंट दिख रहा है, यहाँ 1 अंक बाद है और यहाँ सॉरी यहाँ 2 अंक बाद है, एक अंक बाद है, नीचे पावर बढ़ेगी, तो ये आ गया 10, कट दोगे तो 5/10, इसका आंसर 0.5, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो समझ में तो आ गया होगा, खैर सिंपल था ये। चलो आगे देखते हैं। अभी इसमें क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को
उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। देखो तो क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि। एक मिनट तो मैं पहले चेक कर लूँ वीडियो। चलो साफ दिख रहा है। अभी इसमें हम लिखेंगे परिभाषा, है ना। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो कि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात इनकी अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य होती है, शून्य होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम R बराबर के और ये A की पावर 0। ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया। बचा इसका उदाहरण एग्जाम्पल। तो यहाँ लिखेंगे हम, जैसे अमोनिया का प्लेटिनम पर अपघटन। एक्शन लिख दूँ इधर, NH3 गिब्सस N2 + H2। बैलेंस जब करेंगे इधर तो ये हो जाएगा। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया का है, ठीक है। तो यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जो कि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात इनके अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य होती हैं। तो जो अभिक्रिया है ना, इसमें लग रहा है कि आगे 2 आ रहा है, बट ये निर्भर ही ना करती है, 0 पर डिपेंड करती है। जो अभिक्रिया की दर है ना, वो सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करेगी इसकी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसका, कहाँ आ गया, हाँ अगला है रेडॉन की खोज किसने की थी। तो रेडॉन वाला तो हट ही गया, पी ब्लॉक चैप्टर से ये हट गया तुम्हारे में, है ना। इसके बाद है क्लेट प्रभाव से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, एक उदाहरण दीजिए। तो क्लेट एक लिगैंड होता है, क्लेट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऐसा लिगैंड जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा चारों ओर से घेरे रहता है, ऐसा लिगैंड क्लेट लिगैंड कहलाता है और यह प्रभाव क्लेट प्रभाव कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल दे दूँ एक, चलो देता हूँ। एक है एग्जांपल CuEn का होल ट्वाइस पावर +2। इसे अगर देखोगे ना
तो EN का मतलब होता है एथिलीन 1,2 डाइएमीन। तो इसमें जो कॉपर है ना वो चारों ओर से घिरा हुआ होता है। देखो जैसे कि NH2 CH2 CH2, थोड़ा दूर लिख देता हूँ इसे मैं ना, थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, CH2 और इधर NH2, ये से इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे करके देता है। और एक मिनट रुको, थोड़ा सा साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं इसे बड़ा करके लिखता हूँ, है ना। ये तो ताले ना पहले, उसके बाद फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ उसका NH2 CH2 फिर NH2 और यहाँ पे NH2, ऐसे यहाँ पे NH2 CH2 CH2 और NH2, ठीक है। यहाँ होता है बीच में इसमें कॉपर, ये ऐसे करके। तो यहाँ से इसे चारों तरफ से ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके घेर के रखते हैं, दिख रहा है, कॉपर जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं हम क्लेट लिगेंड। तो ये तुम्हें शायद क्लियर हो गया होगा, है ना। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अंक इसमें बोला है कहाँ भाग गया वो, एक उदाहरण बनते हुए दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा है आगे 1 ब्रोमोप्रोपेन की ईथर की उपस्थिति में कहाँ भाग गया वो, ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराने से प्राप्त एल्केन का संरचना सूत्र तथा IUPAC नाम लिखना है। और इस अभिक्रिया का क्या नाम है, इस अभिक्रिया उसने नाम भी पूछा है। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ इसे 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये तो बन गया 1 ब्रोमो। बोला इसने कि सोडियम के साथ अभिक्रिया करानी है और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना। ईथर इसने बोला, बट ये ड्राई ईथर होता है, शुष्क ईथर ही होता है, ये ड्राई ईथर, ठीक है। अब जो सोडियम है ना, इसकी 2 यूनिट के साथ अभिक्रिया करता है। जब भी एक ये इसका भी एक और अणु होगा तब उसके साथ अभिक्रिया करेगा ये, और बनाएगा वहाँ पे इसकी यूनिट डबल कर देगा वो। तो ये क्या बने इसका CH3 CH2 CH2, ऐसे ही सेम एक और लिखना होगा, ठीक है। ये डबल कर देना, मतलब देखो CH3 CH2 CH2 है, यहाँ पे Br है। अब मैंने यहाँ लिख दिया सोडियम, और ऐसी यूनिट एक और लेनी है क्योंकि दो के साथ ही अपक्रिया करता है, एक के साथ करता ही नहीं हो। तो CH2 CH2 और ये CH3, तो ये ऐसे करके यहाँ पे 2 ये होंगे। अब ये तो निकल के भग जाएंगे यहाँ पे, तो इसके बन जाएंगे 2NaBr, 2NaBr। बचा ये यूनिट और ये यूनिट, इनको उठाए यहाँ कर दिया हमने, तो ये बन गया, ठीक है। अच्छा अब इसका नाम बताना है हमें, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल 6 पे आता है हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लगाते हैं हम ANE, बन गया हेक्सेन। तो सुनो, अब उसने पहले ये पूछा है कि इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ये तो उसका रहा सूत्र है, और ये इसका रहा उसका नाम। उसने पूछा इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, तो इस अभिक्रिया का नाम है बटर्ज अभिक्रिया, बटर्ज अभिक्रिया, क्लियर। इसका अगर तुम्हें सूत्र इकट्ठा करके लिखना है एक साथ, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और H गिनो, हालांकि मुझे पता है 14 होंगे पर गिन लेते फिर भी। 3 और 2 5 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, ये इसका सूत्र हो गया, ये इसका नाम हो गया, ये इसकी संरचना सूत्र हो गया, ठीक है। अब क्रिया का नाम ये हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा क्लियर। अब देखते हैं इसका आगे, आगे ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं। आगे उसने बोला है क्यूप्रीन से फिनॉल बनाने की विधि। एक बात ध्यान रखना, क्यूप्रीन कुछ नहीं होता, क्यूमीन होता है, क्यूप्रीन कुछ नहीं होता है, होगा क्या क्यूमीन। तो क्यूमीन से फिनॉल बनाने की विधि लिखनी है हमें, तो पहले लिख दूंगा क्यूमीन, CH और यहाँ CH3
और यहाँ पे कर दिया मैंने अकेला इसका ये H, इसकी अपग्रेड करा दी थी हम O2 से, तो ये बन जाएगा CH3 तो लगेगा COOH। अभी एक मिनट रुको, मैं पहले वीडियो चेक कर लूँ फिर आगे बताता हूँ। चलो सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं अभी इसमें, है ना। तो अब इसके बाद क्या करना है, अभी हमें फिनॉल तो मिला ही नहीं, इसका कराने हमका जल अपघटन, इसमें डाल देंगे हम H2O, और जैसे ही H2 डालेंगे ना तो H2O में क्या होता है, H पॉजिटिव और देन OH नेगेटिव होता है, तो ये यहाँ से पूरा का पूरा समूह निकल के भाग जाएगा इधर से, तो अकेली रह गई यहाँ पे ये, इसके पास आ जाएगा कौन OH, और प्लस बनेगा इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो ये बन गया कौन फिनॉल। तो ये हमें बनाना था, इसमें फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, केवल समीकरण देना है, तो समीकरण तो मैं दे चुका। अब आगे देखते हैं। आगे है नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन लिख लेता हूँ पहले तो मैं, नाइट्रोबेंजीन यानी कि NO2, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन के रासायनिक समीकरण लिखिए, तो उदासीन माध्यम इसका अपचयन कराना हमें, तो देखो यहाँ पे सोडियम की उपस्थिति में और मैथेनॉल की उपस्थिति में और लेते हैं और कराएंगे क्या है अपचयन। यार थोड़ा बड़ा ज़्यादा लग गया ये, अपचयन भी तो करना था, तो अपचयन के लिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पे कौन H, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं कौन सोडियम वगैरह प्रेजेंट में रहेंगे CH3OH, और ये रहेगा कैसा उदासीन माध्यम, उदासीन माध्यम H इधर पहुँचेंगी बस, देखो ना अभी यहाँ से O जो है वो निकल के भाग जाएगा, ये बन गया, और इधर बन जाएगा कौन H2, क्योंकि H जब O को मिलेंगी तो H2 बना देगा, तो बन गया कौन एनालीन, एनालीन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, अभी आगे चलते हैं फिर। तो आगे है इसमें बेटा जी जल में यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है, विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, देखो बोला सुने कि जल में यूरिया है, ऐसे है, तो ये है कोई लिक्विड है, इसमें कौन है जल है, और जल के अंदर कौन घुला हुआ है यूरिया, ठीक है। उसने बोला है यूरिया 1 विलियन भारानुसार 6% है, तो यूरिया जो है उसे मान लेते हैं हम कितना 6 ग्राम, जी मान लिया हमने कौन यूरिया, ठीक है। बचा कौन इसमें जल, तो जल का वेट यानी कि H2O का वेट मैं मान लेता हूँ 100 - 6 यानी कि 94, ये हो गया। अच्छा ये अपने पास हो चुका है। तो यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, तो दोनों की हमें काई निकालने हैं मूल प्रभाव, तो मूल प्रभाव जो लिखते हैं हम काई से, अगर हमें यूरिया के निकालने हैं तो मैं इसे U बना देता हूँ, और ये जब मुझे वाटर के निकालेंगे तो मैं इसे W बना देता हूँ। तो सबसे पहले चाहिएगा मैं इसके मोल, तो लिखते हैं पहले इसके मोल ऑफ यूरिया, मोल ऑफ यूरिया, मोल का फॉर्मूला होता है W/m, तो दे रहा है हमें 6 ग्राम, और यूरिया का वेट होता है 60, कट करने के बाद हो जाएगा 1/10, इसका 0.1, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हम मोल, तो मोल ऑफ वाटर, तो ये होगा कितना, फॉर्मूला इसका यही रहेगा W/m, और ये अपने पास कितना 94, और ये डिवाइड इसका 18, ठीक है। अच्छा अभी इसे हम काट लेंगे तो ये कट जाएगा 9 बार, और ये कट जाएगा तुम्हारा 7 दूनी 14 यानी कि 47 बार बट्टे 9, ठीक है। अच्छा अभी तो फिलहाल मैं इसे इतना ही मान लेता हूँ, और चाहो तो इसका डिवाइड कर देते हैं, चलो कैलकुलेटर से कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा इसका, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 47 डिवाइड 9, 5.22, ठीक है।
ये मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ हमें निकालना है यूरिया का, तो जिसके निकाले ना उसके मोल लेते हैं ऊपर, तो यूरिया का निकालना है तो यूरिया के मोल ऊपर 0.1 और नीचे आएंगे टोटल 0.1 और प्लस 5.22, जब उसका ऐड कर देंगे यहाँ तो 0.1 और डिवाइड हो जाएगा ये 5.32, ठीक है। ऐसे ही जब निकाल लेंगे हमें वाटर के तो उसे भी निकाल लेंगे हम, तो 5.22 डिवाइड 0.1 और प्लस 5.22, इसका 5.22 और डिवाइड हो जाएगा ये कितना 5.32, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा ये, तो ये 22 और डिवाइड 5.322, इसका ही तो 0.9 के समथिंग आ जाएगा, इसका 0.9 के समथिंग आ रहा होगा, हाँ तो इसका आ रहा है 0.98, तो अब 1 में से घटा दोगे तो ऐसे इसका भी आ जाएगा 0.2 के समथिंग, 0.0188, ठीक है। ये जब बैठाएंगे तब की बात है ये। और इसमें अगर तुम पूरा लिखोगे ना तो फिर पूरा लिख लेना, कोई दिक्कत ना, भाई 2 अंक तक बहुत रहता है यार, तो यहाँ तक तुम इतना कर लेना बस काफ़ी है, फिर ये बस हो गया ये। तो इस दोनों के आंसर तुम्हारे आ चुके हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लेना, अगर फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, इसमें समझ में आ जाएगा मैं उस क्वेश्चन को फिर दोबारा से करवा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा उसे मैं अच्छे से, ठीक है। तो फिलहाल मैं जल्दी जल्दी करा जिससे कि तुम्हें वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसीलिए करा रहा हूँ मैं, है ना। अगर कोई दिक्कत मुझे अगर हो तो मुझे कमेंट करके बता देना जरूर। इसने बोला सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, तो यानी कि हमें इसका पहले अर्धायु काल निकालना होगा। तो अर्धायु काल का मतलब होता है अर्धायु काल, अर्धायु काल का मतलब होता है जब सांद्रता उसकी रह जाए कितनी, आधी, और टाइम उसे बोलेंगे हम क्या, T1/2, ठीक है। अब देखते हैं, तो फॉर्मूला अपने पास क्या था, K = 2.303 और अपॉन T, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, log A स्मॉल ए बनाता हूँ, A माइनस एक्स। अब उसने हमसे क्या बोला है कि आधी रह जाए सांद्रता, तो x का मतलब हो जाएगा 50%, ठीक है। इसका मतलब क्या रह जाएगा 50%, तो यहाँ रख के देख लेते हैं अभी। तो K = 2.303 और डिवाइड T और इधर log 100 और 100 माइनस 15, तो ये K = 2.303 और डिवाइड T और log 100 और डिवाइड 50, कट करने के बाद रह गया 2, तो K बराबर 2.303 और डिवाइड T बच कौन गया, log 2, log 2 का मान इसमें रख देंगे हम, तो K बराबर 2.303 और ये T log 2 का मान 0.3010, तो K का मान लिख देंगे इधर क्या, गुणा करने के बाद 0.693 और डिवाइड T। अब जो अर्धायु काल वाला T1/2 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो सांद्रता आ ही नहीं रही बिल्कुल भी, इसमें सांद्रता वाला पार्ट तो कोई आ नहीं रहा ना, तो फिर फायदा क्या है, तो तभी तो यहाँ सिद्ध हो रहा है कि अभिकारक की जो सांद्रता है ना, यानी कि जो टाइमिंग है वो सांद्रता पर निर्भर करती नहीं है, अभिकारक का जो अर्धायु काल है वो सांद्रता पर निर्भर करते ही नहीं है, ठीक है। और जैसे इसमें क्वेश्चन हमसे बोला था कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि किसी अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, तो अर्धायु डिपेंड क्या पे कर रही है, ओनली K पे। अगर तुम इसे इधर ले आओगे ना तो T1/2 0.693 और डिवाइड K, ठीक है। तो इसमें जो T है T1/2 है, उसमें प्रोपोर्शनल या एंटी प्रोपोर्शनल है, तो सांद्रता आ ही नहीं रही, तो सांद्रता नहीं आ रही, इसका मतलब इस पर निर्भर नहीं करती है, तो ये सिद्ध हो गया। चलो आगे चलते हैं। अभी टाइम कितना हो गया, आधे घंटे के समथिंग तो हो गई है। चलो देखते हैं, एक आध और हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर तो आगे वाली वीडियो में बताते हैं। अष्टफल की संकरों के निर्माण की व्याख्या बीबीटी किस प्रकार करती है, स्पष्ट रूप से समझाएं। अष्टफल की संकुल यौगिकों की व्याख्या देखो, तो अष्टफल की संकुल यौगिक क्या होते हैं कि जिसके अंदर लिगेंडों की संख्या, लिगेंड संख्या 6 होती है, ठीक है। और उसकी संरचना जो है वो क्या होती है उसकी, अष्टफल की होती है। अब देखो चलो मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें यहाँ से आगे फिर तुम्हें कल बताऊंगा
क्योंकि फिर तुम्हारी वीडियो थोड़ी बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, आधे घंटे से ऊपर की तो हो चुकी। कि चलो करा दूँ फिर, चलो तुम देख लें, करा देता हूँ मैं से, फिर कोई दिक्कत ना। इसका आंसर लिख देता हूँ मैं से, देखो इसमें क्या लिखेंगे, वीबीटी सिद्धांत, वीबीटी सिद्धांत कक्षकों के अतिव्यापन पर निर्भर करता है, अर्थात कक्षकों के अतिव्यापन पर निर्भर करता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं और जब केंद्रीय डी ब्लॉक धातु से 6 लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देकर जुड़ते हैं, अर्थात इसमें 6 परमाणु कक्षक अतिव्यापित होते हैं, अतिव्यापित होते हैं और जिनकी संरचना अष्टफलकीय होती है और इनका संकरण sp3d2 या d2sp3 होता है लिगेंड प्रबल होने पर संकरण sp3d2 होता है और लिगेंड दुर्बल होने पर संकरण d2sp3 होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, जो कि 3 नंबर का था। अभी तुम्हारी वीडियो हो गई करीबन 36 मिनट के समथिंग, तो इसमें इतना काफ़ी है। देन अगले पार्ट में फिर मैं इसे ख़त्म करा दूँगा, इसमें थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं तो फिर मैं इसमें ख़त्म करा दूँगा, क्योंकि 4 तक तो कंप्लीट इसका हो गया। फिर 5वें में कुछ सवाल थे, प्रभाषा वगैरह भी हैं, तो ख़त्म करा देंगे, इसमें हो जाएगा। चलो ठीक है, अगले पार्ट में इसे समाप्त कर देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर जरूर करें, इसी और लोगों तक भी पहुँच पाए, ठीक है। तो अपने फ्रेंड वगैरह सब पे शेयर करना, इसे सब लोगों को पहुँच पाए और इसे सारे लोग आंसर पेपर को अच्छे से सॉल्व करने लग जाएँ, ठीक है। चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए बाय बाय।